देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, आप इनसे पूछना कि वे एक राज्य बता दे जहां उन्होंने बिजली फ्री की हो। गुजरात में इनकी 30 साल से सरकार है, उन्होंने एक भी स्कूल ठीक नहीं कराया। 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, एक काम ये बता दें जो इन्होंने अच्छा काम किया हो। केजरीवाल ने आगे पीएम मोदी को भी घेरते हुए कहा कि अगले साल 17 सितंबर को पीएम मोदी रिटायर हो जाएंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इस एक साल में 22 राज्यों में कोई ऐसा काम करके दिखा दीजिए जो दिल्ली में हुए हैं। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन जब आप रिटायर होंगे तो सब ये तो सोचेंगे कि आपने 10 साल तो कुछ नहीं किया, लेकिन 11वें साल में कुछ तो किया। आज मैं पीएम मोदी को कहता हूं कि फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 राज्यों में फ्री बिजली कर दीजिए। मैं दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा। अरविंद केजरीवाल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अब डबल इंजन फेल हो गया है। एक इंजन जून में ही खराब हो गया था, जबकि इनकी 240 सीट आई थी। अब दूसरा इंजन एक एक करके जा रहा है। अभी हरियाणा से जा रही है, फिर जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र से जाएगी। लोगों को समझ आ गया है कि डबल इंजन मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, इसलिए पूरे देश भर से इनकी सरकारें जा रही हैं। 10 साल तक इनकी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार रही, तो ऐसा क्या किया इन्होंने कि हरियाणा में इन्हें आज कोई अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा है। यूपी में 7 साल से इनकी डबल इंजन की सरकार है, कुछ तो आपने गड़बड़ की होगी जो लोकसभा चुनाव में यूपी में आपकी आधी सीटें रह गईं। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत न मिलने पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए निराशा जाहिर करते हुए लिखा कि एक और मनाही, एक और निराशा। उन्होंने लिखा कि आखिरकार इस सुबह हमें विरोध प्रदर्शन के लिए आधिकारिक तौर से तय जगह को देने के लिए मना कर दिया गया। अगर हमें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मंजूरी नहीं है तो फिर हमें किस स्थान पर प्रदर्शन करने की मंजूरी है। सोनम वांगचुक ने लिखा कि हम कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पैदल यात्रा के तहत बीते सोमवार को देर रात दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे, और जब सरकार की ओर से उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया तो उन्होंने बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की घोषणा की। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार और उसकी हत्या करने को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में दक्षिण 24 परगना में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री और राज्य के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पुलिस एक लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है और इसने राज्य में लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि अगर इस पुलिस बल के सिर्फ 10% ने 2 दिन पहले उस नाबालिग लड़की को खोजने की कोशिश की होती और एफआईआर दर्ज की होती तो हालात अलग होते। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय विवादों को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आरएसएस की कार्य प्रणाली यांत्रिक नहीं बल्कि विचार आधारित है। राजस्थान में शनिवार की शाम स्वयंसेवक एकीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हिंदू सभी को अपना मानते हैं और सभी को गले लगाते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत माता के बेटे हैं और इसीलिए हम इसके लिए मर मिटेंगे। हिंदू समुदाय भारत के लिए जिम्मेदार है क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू लोग प्राचीन काल से यहाँ रह रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि मुझे लगता है कि 60 से अधिक सीटों पर हमारी जीत होगी, बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी। लोगों का बदलाव का मूड है और लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा विकल्प है। पिछले 10 सालों का भाजपा का जो शासन रहा उससे अब विपरीत हो और लोगों की सरकार बने।
हर वर्ग को लगे कि उसकी सरकार है। सिरसा की ऐलनाबाद विधानसभा सीट से INLD उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एग्जिट पोल में हमेशा ही पुराने आंकड़े दिखाए जाते हैं। एग्जिट पोल तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी आया था, जिसमें कांग्रेस की जीत दिखाई थी, लेकिन बनी भाजपा की सरकार। अभय सिंह चौटाला ने आगे कहा कि 8 तारीख को एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर आज रविवार को लखनऊ के इको गार्डन में बड़ी संख्या में किसान अपने मुद्दों को उठाने के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि राज्य सरकार को MSP के लिए भारत सरकार को पत्र लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को गन्ने का भुगतान करना चाहिए। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि आज हमारी चुनाव समिति की बैठक होगी। हर विधानसभा सीट पर हम 3 उम्मीदवारों का चयन करेंगे और उसके बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसे टिकट देना है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है। सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता और अंबाला कैंट से उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि ये महज एग्जिट पोल हैं। जमीन पर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। हम भी अपनी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इलाके में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटा है, जबकि मेरे इलाके में वह बढ़ा है और इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस का जनाधार घटा है। अनिल विज ने एग्जिट पोल्स को गलत बताते हुए आगे कहा कि 8 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तब सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि 55 से 60 के बीच सीटें आएंगी, हमें पूरा बहुमत मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस में CM कौन होगा, इस सवाल पर उनका कहना था कि जो भी विधायक बनेगा वह CM बन सकता है और CM का फैसला विधायक दल तय करेगा। एग्जिट पोल्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि एग्जिट पोल के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में रुझान कांग्रेस के हक में है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में रुझान है और हमारा यह मानना है कि दोनों जगहों पर हमारी सरकार बनेगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता और डुरू विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने कहा कि ये सवाल सिर्फ हरियाणा का नहीं है, सिलसिलेवार 4 विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। हरियाणा में भी कांग्रेस की अच्छी लहर है। कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ वहां सरकार बनाएगी। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का भी चुनाव होने वाला है और वहां पर भी NCP, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी जबरदस्त उपलब्धि हासिल करेगी। इन चुनावों में भाजपा का पूर्ण सफाया होगा। इसराइल के लड़ाकू विमानों ने सेंट्रल गजा के देर अल बलहा में एक मस्जिद को निशाना बनाया है, जिसमें 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। डॉक्टरों और हमास के मेडिकल कर्मियों ने कहा है कि इस हमले में कम से कम 20 लोग घायल भी हुए हैं। बता दें कि इस मस्जिद में विस्थापित लोग रह रहे थे। वहीं इसराइल का दावा है कि उसने हमास के कमांड ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके अलावा फिलिस्तीनी मीडिया का कहना है कि उत्तरी गजा में जबालिया के नज़दीक बैत लाहिया शहर में भी इसराइल की भारी बमबारी हुई है, जिसमें भी कई लोग मारे गए हैं और इस पर इस्राएली सेना का कहना है कि शनिवार को जबालिया में UN के कंपाउंड में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया था। लेबनान पर इसराइल की बमबारी लगातार जारी है। कल शनिवार देर रात भी इसराइली सेना ने लेबनान पर बमबारी जारी रखी। शनिवार की देर रात को इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में 30 से भी अधिक हवाई हमले किए। बता दें कि बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्लाह की मजबूत उपस्थिति मानी जाती है। इन हवाई हमलों के दौरान बेरूत के कई इलाकों में आग की लपटें और धुएं के विशाल गुब्बारों को उड़ते हुए देखा गया। वहीं कई सारे वीडियो में लगातार हो रहे धमाकों की वजह से बेरूत में लोग इधर से उधर भागते हुए भी देखे जा सकते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने पेट्रोल स्टेशनों या लेबनान के हथियारों के ठिकानों पर हमला किया है।
वहीं इसराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर किरियात शमोना को निशाना बनाते हुए 30 रॉकेट दागे हैं। हालांकि अधिकतर इलाके को खाली करा दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसराइल को हथियार देने पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं अब उनकी इस मांग की इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने निंदा की है। नेतन्याहू ने मैक्रोन के बयान को पाखंड करार देते हुए कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि इसराइल के खिलाफ हथियार सप्लाई की रोक होनी चाहिए और लेबनान में सीज फायर होना चाहिए। इसके बाद नेतन्याहू ने उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि आज इसराइल सभ्यता के दुश्मनों से 7 मोर्चों पर खुद की रक्षा कर रहा है। हम गजा में हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने 7 अक्टूबर को हत्या, बलात्कार किए और लोगों को जिंदा जलाया। हम लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो दुनिया का सबसे अधिक हथियारों से भरा आतंकी संगठन है, जो कि उत्तरी सीमा पर 7 अक्टूबर से भी बड़े नरसंहार की योजना बना रहा था। इसराइली पीएम ने आगे कहा कि हम यमन में हूतियों, सीरिया और इराक में शिया लड़ाकों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने इसराइल पर सीधे 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। उन्होंने कहा कि जब इसराइल ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रहा है, तब सभी सभ्य देशों को इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। फिर भी राष्ट्रपति मैक्रोन और दूसरे पश्चिमी नेता अब इसराइल के खिलाफ हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।